गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, जवाहर टनल ऑन जम्मू श्रीनगर हाईवे पासेस थ्रू विच रेंज। तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जो जवाहर सुरंग है वो किस रेंज से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है पीर पंजाल रेंज। दोस्तों जवाहर जो टनल है उसको बनिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बनिहाल को क्वाजीगंज से जोड़ती है। इसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर और यह NH44 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। और इसका राइट आंसर है पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डाययूरिनल टेम्परेचर डिफरेंस। तो निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों डाययूरिनल टेम्परेचर का मतलब होता है कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र में जो टेम्परेचर की डेली रेंज जो होती है उसको डाययूरिनल टेम्परेचर कहा जाता है। और इसमें अंतर जो है सबसे अधिक होता है डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में, क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान में सैंड होती है, रेत होती है। रेत क्या करती है, दिन में हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और रात को उसको लूज कर देती है, जिससे दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रात को ठंडा होता है। तो इसीलिए दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बार बार रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, यानी कि जहाँ से ट्रेड होता था? तो लोथल जो है दोस्तों वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक फेमस ट्रेड सेंटर था या एक फेमस ट्रेड रूट था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल कहाँ प्रेजेंट है। तो लोथल जो है दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 48 जो है दोस्तों वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। यह प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी इलीगल ट्रेडिंग होती है, उनका स्लॉटर किया जाता है, वध किया जाता है, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्मगलिंग की जाती है, उसको भी प्रोहिबिट करने की बात करता है आर्टिकल 48। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 21 ईयर, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को अगर ग्राम पंचायत का मेंबर बनना है या उसके इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसको 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 ईयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल यानी कि प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल। ठीक है दोस्तों, एलुवियल सॉइल जो है वह रिवर स्ट्रीम द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और इंडिया का जितना भी टोटल एरिया है उसका 40% जो है वो एलुवियल सॉइल द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, इंडिया की टोटल लैंड एरिया का 40% सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल है, और इससे पोटास रिच होती है। इसमें जितनी भी हमारी नकदी फसल होती हैं दोस्तों, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन, तंबाकू, जूट, कॉटन, मक्का, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो अधिकतर एलुवियल सॉइल में ही अच्छे उगते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी होगी? एलुवियल सॉइल। और ये इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदानों में पाई जाती है अधिकतम। अगला प्रश्न है, द BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो BC रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों BC रॉय पुरस्कार जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और डॉक्टर्स डे के दिन ही यह अवार्ड दिया जाता है। रिनोड फिजिशियन और वेस्ट बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर BC रॉय की स्मृति में यह दिया जाता है। वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी थे डॉक्टर BC रॉय। उनकी स्मृति में मेडिसिन के क्षेत्र में BC रॉय अवार्ड दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
दोस्तों अगला प्रश्न है क्वासरकोर डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय। तो बच्चों में जो क्वासरकोर डिजीज होती है वो किसके कारण कॉज होती है? तो इसका आंसर है डेफिशिएंट प्रोटीन इन डाइट, यानी कि जब बच्चों में कुपोषण हो जाता है, बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है या उनको ऐसी डाइट मिलती है जो प्रोटीन रिच नहीं है, तो उनमें क्वासरकोर नामक डिजीज हो जाता है। इसको एडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में एडिमा हो जाता है, यानी कि बॉडी में पानी टाइप का भर जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका पेशेंट दिखाता हूँ। ये है, देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे क्वासरकोर के पेशेंट जिनको कि एडिमा हो जाता है, यानी कि उनके शरीर में इस प्रकार से प्रोटीन की कमी की वजह से पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो निम्नलिखित में से क्या अवशेषांग हैं? दोस्तों अवशेषांग मतलब ऐसे यूजलेस बॉडी पार्ट्स जिनका हमारे शरीर में अब कोई भी यूज नहीं है। वो हमारे एंसेस्टर में उनका यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे अब हम में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो विजडम टीथ यानी कि अक्ल दांत या अक्ल दाढ़ जिसे बोलते हैं, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है इंसान के शरीर में। ठीक है, और कौन कौन सा है? जिसकी अपेंडिक्स है, टेल बोन है, और जो हमारी बॉडी के हेयर हैं, ये सब क्या हैं? अवशेषी अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजडम टीथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर्स ऑफ। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च ऑफ सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये दोस्तों ग्लूकोज के बहुलक हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज के क्या हैं? पॉलीमर हैं। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोज से मिलके बने रहते हैं। हु इज़ द कस्टडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो दोस्तों भारत में एक कंटिजेंसी फंड होता है जो कि किसी भी आपात स्थिति के लिए रखा गया होता है। ठीक है, उसको आकस्मिकता निधि बोलते हैं। उसका संरक्षण कौन करता है? तो उसका संरक्षण करता है दोस्तों द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कंटिजेंसी फंड को किस आर्टिकल के तहत बनाया गया? तो कंटिजेंसी फंड को दोस्तों ये आर्टिकल 267(1) के तहत बनाया गया था। ठीक है, इसका आर्टिकल ध्यान रखेंगे, कंटिजेंसी फंड का 267(1). अगला प्रश्न है हु वॉज द इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली होती है उसकी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित ने 1953 से 1954 में यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला था। और प्रेजेंट में जो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये 9th प्रेसिडेंट हैं। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूएन डे यानी कि यूनाइटेड नेशंस दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजया लक्ष्मी पंडित। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य में स्थित है। तथा बिहार के जो अन्य प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं उनको देख लेते हैं। एक तो है भीमबंध नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये भी बिहार में प्रेजेंट है। एक है कैमूर नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर जो है वो भी बिहार में प्रेजेंट है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी, ये गया बिहार में प्रेजेंट है। विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बिहार में प्रेजेंट है। और बिहार के गवर्नर हैं दोस्तों फागू चौहान, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। राजधानी है पटना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली इंडस, गंगा एंड विच वन। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख रिवर सिस्टम से बने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया है दोस्तों इंडिया के, वह इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से बने हुए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा हिमालय का पार्ट जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है उसे कहा जाता है आसाम हिमालयाज। ठीक है, उसे कहा जाता है आसाम हिमालयाज। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि ऐसा
पार्ट ऑफ हिमालयाज जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में आता है, सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है, उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है उसे आसाम हिमालयाज बोलते हैं। अगला प्रश्न है हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों अकबर के बारे में, अकबर की जीवनी जो थी वो अकबरनामा थी, जिसको कि अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल अकबर के जो कोर्ट में नवरत्न 9 जेम थे उनमें से एक था, और इसको फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। दोस्तों मुगल की जो कोर्ट लैंग्वेज थी, ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज, वो फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज थी, तो इसीलिए अकबरनामा को भी अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है रिपीटेडली, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, विच मेटल इज ऑल्सो नोन एज द मेटल ऑफ होप। किस धातु को आशा की धातु यानी कि मेटल ऑफ होप कहा जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, ठीक है। मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है, जो कि मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स और सबमरीन वेपन्स में यूज होता है। और दूसरा है दोस्तों मेटल ऑफ फ्यूचर। मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है, यानी कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत करना इनमें। मेटल ऑफ होप तो हो गया यूरेनियम, और मेटल ऑफ फ्यूचर हो गया टाइटेनियम, क्योंकि टाइटेनियम का उपयोग हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ठीक है, और बहुत ही चीप और अच्छी मेटल है, तो इसीलिए इसको मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हम जो नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।